हेलो गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका अड्डा 24/7 स्कूल में। और मैं हूं साक्षी और मैं लेकर आई हूं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, धमाकेदार, मसालेदार, एक बहुत ही अमेजिंग ट्रिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में। जी हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, है ना। एस ब्लॉक जो एलिमेंट्स, एक हमारा एक चैप्टर है क्लास 11th के अंदर, ठीक है, उसमें फर्दर अगर मैं एनसीईआरटी की बात हिसाब से चलूं तो एनसीईआरटी में एक मेरे पास एक टॉपिक होता है जिसमें मुझे डिस्कस करना होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक, जिसमें हमें बहुत सारी कैटेगरी दी हुई है। हमें ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में बात की गई है, परऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी के ऑर्डर के बारे में बात की गई है, सल्फेट्स की, कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, इन सारे कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात की गई है एनसीईआरटी में। बट इन सब के लिए अब कैसे ऑर्डर याद रखें, कैसे मुझे याद रहेगा कि किस पर्टिकुलर कंपाउंड की स्टेबिलिटी कैसे चेंज होती है, यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ना, ये तो बड़ा मुश्किल है याद करना। तो सॉल्यूशन क्या है ना। तो बच्चों, सॉल्यूशन है हमारा आज का लेक्चर, है ना। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी के ही बारे में, और मैं आपको एक बड़ी अमेजिंग ट्रिक बताने वाली हूं जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगी कि आपको कैसे याद रखना है, आपको कैसे पता चलेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है ना। कोई रट्टा नहीं मारना इसमें, हमें है ना, कोई एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को बैठ के क्रैम नहीं करना कि भाई सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ऐसे होती है, ग्रुप 1 के लिए ये होती है, ग्रुप 2 के लिए ये होती है ना। कहां तक याद करोगे यार, है ना। तो चलिए आसान बनाते हैं आपके लिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं, है ना। तो थर्मल स्टेबिलिटी का सबसे पहले हम ये समझते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब देखिए क्या होता है ना। थर्मल का मतलब होता है रिलेटेड टू हीट, और स्टेबिलिटी का मतलब एक कंपाउंड कितना ज्यादा अपने आप को रेजिस्ट कर पा रहा है, कितना इजीली वो कंपाउंड, इतना इजीली या कितना इजीली नहीं वो डिकम्पोज होने देता खुद को, है ना। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय थर्मल स्टेबिलिटी, है ना। कि मेरे पास एक कंपाउंड है, मैंने उस कंपाउंड को जब हीट किया तो क्या वो टूटेगा, क्या वो नहीं टूटेगा, क्या वो टूटेगा, क्या वो नहीं टूटेगा, है ना। तो अगर एक कंपाउंड हीटिंग करने पे डिकम्पोज नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है, वो कंपाउंड थर्मली बहुत ज्यादा स्टेबल है। पर अगर वही कंपाउंड क्या हुआ, हीट करने पे ब्रेक डाउन हो गया, डिकम्पोज हो गया, इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी कम, राइट। तो क्या तरीका है डिटरमाइन करने का थर्मल स्टेबिलिटी, आइए जानते हैं। देखिए, आपको बस एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी होगी, और वो चीज क्या है बच्चों, कि जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी की, आपको सोचना है एनायंस के बारे में, है ना। एक जो आयनिक कंपाउंड होता है, देखिए हम बात कर रहे हैं एस ब्लॉक के कंपाउंड्स के बारे में, और एस ब्लॉक जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, और मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ मिलकर कैसा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होंगे उनमें आपके पास क्या होगा, एक केटायनिक पार्ट होगा, एक पॉजिटिव वाला पार्ट होगा, और दूसरा पार्ट क्या होगा बच्चों, नेगेटिव पार्ट होगा। तो उस नेगेटिव पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, उस नेगेटिव पार्ट को ही हम बोलते हैं एनायंस, ठीक है। तो हमें क्या जानना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा एनायन है वो कैसा एनायन है, वो किस टाइप का एनायन है। अगर मेरा एनायन कैसा नेचर का है, मोनो एटॉमिक, अगर मेरा एनायन कैसे नेचर का है, मोनो एटॉमिक, या मेरा एनायन कैसे नेचर का हो सकता है, पॉली एटॉमिक, ठीक है। तो अब मोनो का मतलब होता है वन, एटॉमिक का मतलब जो एटम से बना हो, कितने एटम से बना हो, एक एटम से बना हो। तो अगर मेरा जो एनायन है वो एक ही एटम से बना है, वो मोनो एटॉमिक है, तो उसकी स्टेबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है। और ऐसे एनायन जो पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक का मतलब एक से ज्यादा एटम से बने हैं, उनकी स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है। देखिए, पहले तो एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ऑक्साइड की बात करूं, ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, O पे -2 चार्ज, एक सिंगल ऑक्सीजन है यहाँ पे, इसीलिए ये कैसा एनायन बच्चों, ये कैसा एनायन हुआ, ये हुआ मोनोएटॉमिक, ठीक है। हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाइड्राइड क्या हो गया मेरे पास, H नेगेटिव, ठीक है। H नेगेटिव में कितने एटम्स है, एक ही एटम है हाइड्रोजन का, है ना। जितने भी मेरे हैलाइड्स हैं, जैसे कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे एनायंस भी कैसे हैं बच्चों, मोनोएटॉमिक, सबके सब एक एटम से बने हैं। सल्फाइड, नाइट्राइड, कितने भी एनायंस आप ले लो, देखो मैं सब में एक चीज यही सेम चीज बता सकती हूँ, जितने भी मोनोएटॉमिक एनायंस होंगे
अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर इस तरह के एनायंस आ गए तो ये ऐसे कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी डिक्रीज, राइट। अभी मैं इसका आपको एक एग्जांपल भी देकर जल्दी से समझा दूंगी, पहले अपने ट्रिक को पूरा करते हैं। और यही बात अगर मैं किसके लिए करूं, पॉली एटॉमिक एनायंस के लिए करूं, जैसे कि हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में 2 एटम्स है ना, एक ऑक्सीजन का और दूसरा किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, ठीक है, नाइट्राइट्स, कितने भी ले लो, कोई भी ले लो भाई, कोई भी पॉलीएटॉमिक एनायन ले लो, पेरोक्साइड्स, ठीक है, O2-2, सुपर ऑक्साइड, है ना। तो ये सारे मेरे पास जो एनायंस है ये कैसे हैं, पॉलीएटॉमिक। इन सब में देखिए एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट है, और ऐसे कंपाउंड जिनमें इस तरह के एनायंस प्रेजेंट होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दोनों में देखिए बच्चों उल्टा चलता है ना। छोटे एनायंस जो रहेंगे, जो मोनोएटॉमिक एनायंस रहेंगे, उनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर मैं यही बात किसके लिए करूं, यही बात मैं अगर पॉलीएटॉमिक एनायंस के लिए करूं तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, है ना। यही तो ट्रिक है, यही तो हमारे इस पूरे ट्रिक का एसेंस है। तो बस आपको ये पता अगर लग जाए कि मेरा जो एनायन है वो कैसे नेचर का है, ठीक है, मेरा एनायन मोनोएटॉमिक है कि पॉलीएटॉमिक है, ये देख के मैं इजीली बता सकती हूं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें हम, ठीक है। अब ये जो ट्रिक है ना बच्चों, ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल होती है ना। तो जैसे हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, सबसे पहला एग्जांपल मैं इसमें ले लेती हूँ, किसका बताइए, किसका ले ले, हाइड्राइड्स का ले लेते हैं, ग्रुप 1 के, है ना। लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड एंड सीजियम हाइड्राइड। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया बताइए इन हाइड्राइड्स जी के स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा, है ना। तो अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगी, मुझे देखना है सिर्फ एनायन। तो मेरा जो एनायन है वो क्या है, हाइड्राइड है। और मैं ये जानती हूँ कि जो हाइड्राइड है वो कैसा एनायन होता है बच्चों, वो होता है मोनोएटॉमिक एनायन, है ना। और हमने ये अभी पढ़ा है कि अगर हमारा जो एनायन है वो मोनोएटॉमिक होगा तो उसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज। डाउन द ग्रुप मतलब लिथियम टॉप पे लाई करता है, सीजियम बॉटम पे लाई करता है। तो जब हम लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करेंगे तो स्टेबिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं, है ना। बट यही बात अगर मैं किसके लिए करती, कार्बोनेट्स के लिए, तो Li2CO3 Na2CO3, है ना। अगला कौन होगा, पोटेशियम कार्बोनेट, बिल्कुल हाँ, K2CO3, और फिर होगा हमारे पास रुबिडियम कार्बोनेट, और आखिरी में होगा हमारे पास क्या, सीजियम कार्बोनेट। तो मैं यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करूंगी कि मेरा जो कार्बोनेट एनायन होता है ना, वो कैसा एनायन होता है, वो पॉलीएटॉमिक होता है। और पॉलीएटॉमिक एनायंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो डाउन द ग्रुप मतलब सीजियम सबसे डाउन द ग्रुप लाई करता है, तो सीजियम की जो स्टेबिलिटी होगी सीजियम कार्बोनेट की वो सबसे ज्यादा होगी। यही रीजन होता है कि सोडियम से लेके सीजियम कार्बोनेट तक, है ना, सोडियम कार्बोनेट से लेके सीजियम कार्बोनेट तक, अगर इन कार्बोनेट्स को मैं हीट करूंगी तो भी ये डिकम्पोज नहीं करेंगे, और अगर ये डिकम्पोज नहीं करेंगे तो इनसे मिलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पोटेशियम कार्बोनेट के 1 मोल को डिकम्पोज करने से कितने मोल CO2 मिलेगा, आंसर होगा 0। क्यों, क्योंकि ये सारे जो है सोडियम से लेके सीजियम तक ये थर्मली बहुत स्टेबल है, इनकी स्टेबिलिटी थर्मली बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये क्या नहीं करते, डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, हीटिंग करने पे ये डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर सकता है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, बाकी इसकी फैमिली के जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो डिकम्पोज नहीं करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसमें इन द सीरीज। अब मैं एक काम करती हूँ ना, मैं ग्रुप 2 का कोई एग्जाम्पल ले लेती हूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ किसकी बात करें,
पेरोक्साइड्स ले लेते हैं, ठीक है। बेरिलियम का जो पेरोक्साइड होगा, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, BeO2, ठीक है। बेरिलियम के बाद कौन आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पेरोक्साइड, देन कैल्शियम पेरोक्साइड, ठीक है, देन स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड, और उसके बाद मेरे पास क्या आता है, बेरियम पेरोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे जो ये O है, O के साथ 2 है ना, O के साथ 2 है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे वो वाला एनायन है जो कैसा है, पॉलीएटॉमिक है। तो पॉलीएटॉमिक के लिए भी हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। तो एलिमेंट्स जो सबसे नीचे लाई करते हैं, जो डाउन द ग्रुप लाई करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उनकी स्टेबिलिटी यहाँ पर देखिए इंक्रीज हो गई कि नहीं हो गई, है ना। चलिए अगली अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, है ना। इनकी स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जो मेरे पास क्लोराइड एनायन होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एक क्लोरीन होता है, क्लोरीन मेरे पास मोनोएटॉमिक एनायन होता है। मोनोएटॉमिक की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, ये। बस इतनी आसान सी ट्रिक, है ना। जस्ट बाय नोइंग एट द एनायंस, जस्ट बाय लुकिंग एट द एनायंस, वी कैन टेल कि उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर फैमिली में विच कंपाउंड विल बी थर्मली मोर स्टेबल, है ना। तो बस आपको एनायन की समझ होना जरूरी है। अगर एनायन की समझ आपको है तो आप इजीली बता सकते हैं कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, राइट। चलिए, पर अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे कुछ ऐसा पूछ लिया जाए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ लिथियम ऑक्साइड। चलो मैं एक लिथियम ऑक्साइड ले लेती हूँ, ठीक है, एक मैं यहाँ पे ले लेती हूँ बेरिलियम ऑक्साइड, और एक मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। मुझसे अब ये पूछ लिया जाए कि बताइए अब कौन थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। अब आप बोलोगे भाई तीनों ही ऑक्साइड हैं, है ना, और मोनोएटॉमिक है, लेकिन ये तो डाउन द ग्रुप लाई नहीं करते, ये तो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। बट ये कैरेक्टर हमें सिर्फ और सिर्फ कब चूज करना होता है, ये वाला पॉइंट हमारा कब वैलिड होता है, जब हमें कंपैरिजन करना होता है थर्मल स्टेबिलिटी का पर डिफरेंट ग्रुप के मेंबर्स के लिए, है ना। तो लिथियम अलग फैमिली से बिलोंग कर रहा है, बेरिलियम का परिवार कोई और एल्यूमिनियम का परिवार कोई और, है ना, सब अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या चेक करेंगे, ऐसे केस में हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर चेक करेंगे। एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हमारा जो कंपाउंड है कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें जो मेन एलिमेंट है हमारा, जिसमें जो मेन एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, है ना। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूं कि ये ट्रिक कब वैलिड है, वैलिड इफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स, इफ एलिमेंट बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप्स, है ना, डिफरेंट परिवार, ठीक है, डिफरेंट परिवारों से अगर हमारे एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करेंगे, तो ऐसे केस में हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं जैसा कि एक एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे लिथियम बेरिलियम से एक और सिंपल थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक हम एग्जांपल ले लेते हैं किसका, सोडियम का ले लेते हैं, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का। एक हम ले लेते हैं यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, एक हम यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो अब ये मैं जानती हूं कि अक्रॉस द पीरियड मूव करने पे क्या होता है बच्चों, जब हम अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। इधर मूव करने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है वो क्या होती है, डिक्रीज, है ना। क्योंकि आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट पे मेटल्स होते हैं और जितना आप उधर राइट हैंड साइड पे मूव करते हो, ठीक है, जितना आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करते हो नॉन मेटल्स आते जाते हैं, है ना। तो
तो लेफ्ट से राइट पे मूव, सॉरी राइट से लेफ्ट पे मूव करने पे आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास क्या हो रहा है, यहां से, ठीक है, यहां से इधर की तरफ मूव करने पे आपके पास क्या होगा, लेफ्ट से राइट मूव करने पे आपके पास जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो सोडियम सबसे कहां लाई करता है, सोडियम सबसे लेफ्ट पे लाई करता है और एल्यूमिनियम सबसे उस तरफ लाई करता है पीरियोडिक टेबल में। तो यहां हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे हम सोडियम से एल्यूमिनियम पे मूव करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव सोडियम, इसीलिए सोडियम का जो ऑक्साइड होगा वो थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट, समझे, ठीक है। तो देखिए इतनी आसान सी ट्रिक थी थर्मल स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने की, जिसमें हमने ये सीखा कि मोनोएटॉमिक एनायंस अगर होंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी, पॉलीएटॉमिक के लिए इंक्रीज होगी, और अगर अलग अलग फैमिली से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के, राइट। चलिए एक आखिरी पॉइंट से मैं आज के लेक्चर को कंक्लूड करती हूं। अगर आपसे ये कह दिया जाए, ठीक है, कि एक मेरे पास कार्बोनेट है, ठीक है, एक कोई भी मेटल कार्बोनेट है, अगर वो हीट करता है, उसको हीट किया जाता है तो वो डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज होके वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, देखिएगा, डिकम्पोज होके वो बनाता है मेटल ऑक्साइड और लिबरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कुल मिला के मैं आपको 3 चीजें बताऊंगी, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कंपाउंड्स थर्मली डिकम्पोज करके क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो कार्बोनेट्स होंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, और क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगर मेरे पास मेटल बाइकार्बोनेट है, जिसको मैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलती हूं, अगर मैं इसको डिकम्पोज करती हूं तो मेरे पास क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट के डिकम्पोजिशन से ये 3 कंपाउंड्स बनते हैं। और अगर मेटल सल्फेट आपको दे दिया जाए तो मेटल सल्फेट के डिकम्पोजिशन से बच्चों क्या बनता है, यहां से आपके पास मेटल ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगी और साथ ही लिबरेट करेंगे हवा, जो ब्रीदिंग में हेल्प करती है, जो गैस है ना, एयर का वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होती है विच इज ऑक्सीजन गैस। तो सल्फेट्स के डिकम्पोजिशन से क्या कंपाउंड बनता है, बाइकार्बोनेट्स के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है और कार्बोनेट्स के डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल मिला के नटशेल में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, सारी चीजें बता दी जो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये सेशन, ये ट्रिक पसंद आई होगी, राइट। चलिए थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे।